नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर सक्सेस में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आइए हम अपनी ज्योग्राफी की क्लास में आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने भारत के भौतिक प्रदेशों में उत्तर के विशाल मैदान के बारे में चर्चा कर ली थी और अब हमें प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा करनी है। प्रायद्वीपीय पठार के जो भाग हैं उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं और प्रायद्वीपीय पठार का जो पहला भाग है हमारा, जो मैंने आपको बताया था, केंद्रीय उच्च भूमि, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हमारा इसका भाग है केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा करते हुए हम यहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो केंद्रीय उच्च भूमि की बात करेंगे आप, तो फिर क्या कहते हैं कि भारत के जो मध्य भाग में, जो भारत का मध्य भाग है उसमें प्राचीनतम जो पठार हैं उनका महत्वपूर्ण क्रम उपस्थित पा है। ठीक है, जो मैं आपको मैप के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। आप लोग भी मैप की लगातार प्रैक्टिस करें और मैप अपने आप ही बनाएं। ठीक है, तो आइए मैं आपको केंद्रीय उच्च भूमि की स्थिति दिखा देता हूँ। ये हमारी जो स्थिति है, ये वाली स्थिति रहने वाली है। ये आती है हमारी केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत। ठीक है, केंद्रीय उच्च भूमि। अब इसमें देखिए कौन कौन से राज्य सम्मिलित हो गए। इसमें देखिए गुजरात का भी पार्ट है, राजस्थान का पार्ट है, कुछ महाराष्ट्र का भी थोड़ा बहुत पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का भी कुछ पार्ट इसमें सम्मिलित रहने वाला है। तो केंद्रीय उच्च भूमि के क्रम में चर्चा करते हुए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत की। ठीक है, इसका जो विभाजन है, जब हम विभाजन की बात करेंगे केंद्रीय उच्च भूमि की, तो केंद्रीय उच्च भूमि का विभाजन, केंद्रीय उच्च भूमि में आप लिखना चाहें तो आप लिख लेंगे कि मध्य भाग में, भारत के जो है मध्य भाग में प्राचीनतम पठार उपस्थित हैं और जिसे हम सामूहिक रूप से केंद्रीय उच्च भूमि कहते हैं, जिसका विभाजन निम्न प्रकार से है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करेंगे अरावली का पठार, सॉरी, अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत को हम पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत, यहीं पे मैं आपको थोड़ी जानकारी सतपुड़ा के बारे में दे दूंगा। ठीक है, सतपुड़ा का पर्वत हो गया और इसके साथ साथ आपको थोड़ी जानकारी हम थार मरुस्थल की दे देंगे। यहाँ पे थार मरुस्थल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। थार मरुस्थल हो गया। आपको थोड़ी जानकारी हम यहाँ पे आपको दे देंगे मालवा के पठार की। मालवा का पठार हो गया। इसी के साथ इसी से लगा हुआ हमारा पठार है, उत्तर प्रदेश में भी उपस्थित पाया जाता है, बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड पठार की जानकारी थोड़ी सी हम आपको दे देंगे यहाँ पे, और इसके साथ साथ मेवाड़ की भी दे देंगे हम। ये आप एक केंद्रीय उच्च भूमि के भाग हो गए। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें अरावली के बारे में। तो जब हम बात करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी की, इसमें क्वेश्चन आयोग का बहुत ही पेट क्वेश्चन रहा है कि भारत का सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन कौन सा है। तो आप सीधे बिना कुछ देख करके, आंख बंद करके टिक करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी पर। ठीक है, तो मालवा का जो पठार है, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में, ठीक है, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में, मालवा का पठार कहाँ पर स्थित है आप देखेंगे तो मालवा का पठार की स्थिति कुछ ये मध्य प्रदेश की जो है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, कुछ यह स्थिति होगी। और मैं आपको पूरा मैप इंडिया का पूरे मैप में दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए, यहाँ मैं आपको एक मैप के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा आप। ठीक है, उत्तर पूर्व की हमें अभी, पूर्वोत्तर की हमें कोई ज़्यादा भी विशेष आवश्यकता नहीं है, तो हम इधर का मैप ड्रा कर लेते हैं अपना। इसे मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, ये आपका इधर का पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, उसकी अभी हमें कोई आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। तो आइए हम इस पार्ट में देखते हैं। तो जब आप इस पार्ट में देखेंगे तो आपको अरावली पर्वत की स्थिति कुछ इस प्रकार मिलेगी। ठीक है, ये 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 आपको ज़्यादा यहाँ तक नहीं जाएंगे हम, बस यहाँ तक रखेंगे। तो ये आपको अरावली पर्वत है। क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, इसकी स्थिति कहाँ है तो आप देखेंगे तो ज़्यादा भाग इसका राजस्थान में पाया जाता है, कुछ भाग इसका दिल्ली तक भी आपको विस्तृत मिलेगा। राजस्थान से लेकर इसका विस्तार दिल्ली तक है। हालांकि दिल्ली में जो है यह ज़्यादा भूमि के ऊपर दिखाई नहीं देती है। मेन इसका विस्तार जो आपको मिलेगा वो राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है, प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और सबसे पहले इनका जो पृथ्वी का सबसे पहला महाकल्प था पैलियोजोइक, उसमें जो है इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये पठार मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो आपको मालवा का पठार देखना है। मालवा का पठार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के काफ़ी क्षेत्र मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। तो मालवा का पठार जब आप नीचे देखेंगे इधर इस एरिया में, तो आपको इसके उत्तर पश्चिम में देखने को मिलेगी अरावली पर्वत। ठीक है, यहाँ से चंबल नदी बहती है आपकी, ये यहाँ से चंबल नदी बहती है ये, और इधर जाके यमुना नदी में मिल जाती है। उसकी खैर हम बाद में चर्चा करेंगे। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में इसकी स्थिति आपको मिलेगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मालवा, यहाँ पे मालवा का पठार स्थित है, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली की स्थिति पाई जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसकी जब आप विस्तार की बात करेंगे तो दिल्ली तक, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। राजस्थान और गुजरात में भी इसका कुछ विस्तार देखने को हमें मिल जाता है। अहमदाबाद के आसपास थोड़ा बहुत विस्तार इसका मिलता है। तो इसका अगर विस्तार आप देखेंगे तो गुजरात से लेकर गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर दिल्ली, लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में यह फैली हुई है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि प्राचीन वलित पर्वत है। अपर्दन के बाद काफ़ी अपर्दन हुआ है इसका, चूँकि बहुत पुराना पर्वत है। निर्माण इसका बंद रुक चुका है, जैसे हिमालय का निर्माण अभी भी हो रहा है, इसका निर्माण पूर्ण रूप से हो चुका है। उसके बाद यह अपर्दन का शिकार हो गया है। ठीक है, हवा, वायु और जल के द्वारा इसका अपर्दन होता रहा, जिससे यह अब अवशिष्ट पर्वत बन गया है। ठीक है, पहले नवीन पर्वत हुआ करता था कभी किसी समय में, लेकिन आज की डेट में अगर आप इसे देखेंगे तो यह अवशिष्ट पर्वत बन गया है और विच्छिन्न पहाड़ियों के रूप में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। विस्तार मैंने आपको बता ही दिया, लगभग 80% आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, बाकी गुजरात और दिल्ली में थोड़ा थोड़ा। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है, गुर शिखर है। और या इसकी ऊंचाई लिख लीजिएगा आप, 1722 मीटर है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। चोटी गुरु शिखर है, गुरु शिखर 1722 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर एक जो है जैन धर्म का पवित्र वो है माउंट आबू, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। कई बार पूछा गया है कि माउंट आबू कहाँ स्थित है, तो आप लिखेंगे अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है ये। ठीक है, तो इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में जब आगे पहुँचेंगे तो दिल्ली में इसकी जो है जो ऊंचाई है वह न्यूनतम हो जाती है और धीमे धीमे यह मैदान में विलीन हो जाती है। अच्छा, अरावली पर्वत का जो है इसी के पश्चिम की ओर थार भूमि है, आप देख रहे होंगे ये है, ये जो यहाँ पे है ये थार मरुस्थल है, इधर पश्चिम में इसके। ठीक है, पश्चिम में थार मरुस्थल स्थित है, आप नोट कर लीजिएगा जहाँ भी आप नोट कर रहे हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ। यहाँ से कुछ भी, कोई सा भी पॉइंट उठा के आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इसलिए आप सब कुछ नोट करते जाएंगे और अपने हिसाब से देखते जाएंगे, मैप में भी उसको दर्शाते जाएंगे। ठीक है, तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो मेवाड़, और मैंने आपको मेवाड़ के बारे में बताया है। तो अरावली का जो है पूर्व, इसके पूर्व की तरफ आएंगे आप तो यहाँ पे आपको मेवाड़ का पठार देखने को मिलेगा। हालांकि वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अरावली के पूर्व की तरफ आपको मेवाड़ का पठार देखने को मिलता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च शिखर मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए आइए इसका विस्तार और मैं नोट करा देता हूँ आपको। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं लिख रहा हूँ। इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान। ठीक, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, आपका हरियाणा हो गया। ठीक है, और दिल्ली, यहाँ पे आपका इसका विस्तार पाया जाएगा किसका, अरावली पर्वत का। ठीक है,
और यहाँ पे एक चीज़ और आप यहीं पे याद रखें कि हल्दी घाटी जो दर्रा है वह भी यहीं स्थित है, इसी पर्वतीय क्षेत्र में हल्दी घाटी दर्रा स्थित है। ठीक है, आपने हल्दी घाटी के बारे में सुना होगा, कमेंट करके बताइएगा कि हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था किससे किसके बीच हुआ था। इतिहास में आपने पढ़ा होगा, हल्दी घाटी दर्रा स्थित है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है आयोग के द्वारा, हल्दी घाटी दर्रे के बारे में कभी भी आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पे एक जनजाति के लिए काफ़ी फेमस रहा है ये यहाँ पे भील जनजाति पाई जाती है, भील जनजाति पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है अभी आयोग के द्वारा, तो आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये आपका अरावली पर्वत है इनसे तो किन नदियों का उद्गम होता है, तो आप याद रखेंगे लूनी और साबरमती, लूनी और साबरमती नदियों का जो उद्गम है वो यहीं से होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाकी जो है आपको ये पता ही है कि जो राजस्थान में जो मरुभूमि पाई जाती है या पर्वत जो है, अगर आप देख रहे हैं कि यह जो अरावली पर्वत है यह समांतर स्थित है, जो इधर से हमारी मानसूनी पवनें आती हैं उनके समांतर स्थित। अगर यह इन पर अवरोधक का कार्य करता तो यहाँ भी अच्छी बारिश होती, लेकिन चूंकि यह समांतर स्थित इसलिए हवा बिना टकराए हुए आगे निकल जाती हैं। बाकी चर्चा हम इनकी आपसे करेंगे जब हम भारत का मानसून आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अब किसके बारे में, थार मरुस्थल के बारे में। थार मरुस्थल, ठीक है, थार मरुस्थल के बारे में आप जब चर्चा करेंगे तो थार मरुस्थल का विस्तार आप भारत में भी और पाकिस्तान दोनों में है। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट डेजर्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों देशों में स्थित है, सब कॉन्टिनेंट डेजर्ट कहते हैं इसको हम। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आप देखेंगे तो लगभग 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर, मोर देन 2 लैक्स, 2 लाख से भी ज़्यादा है। ठीक है, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, पाकिस्तान में देखेंगे आप तो आपको सिंध व जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहाँ मिलेगा। भारत की बात करेंगे तो भारत में आपको राजस्थान में तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अत्यधिक शुष्कता पाई जाती है यहाँ पर, तो इसकी वजह से जनघनत्व तो काफ़ी कम है, जनसंख्या काफ़ी कम है। लेकिन अगर आप वैसे भी अगर आप देखेंगे कि रेगिस्तानों की चर्चा करेंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला रेगिस्तान है ये आपका। ठीक है, नॉर्मली रेगिस्तान में जनसंख्या कम पाई जाती है और यहाँ पर भी जनसंख्या कम है, लेकिन केवल अगर आप रेगिस्तानों की चर्चा करें, विश्व के सारे रेगिस्तान आप लें तो उनमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो आपको भारत में जो थार मरुस्थल है इसमें देखने को मिलेगी। यहाँ का जो मौसम है यहाँ पे साफ़ रहता है, हमेशा शुष्क मौसम रहता है, जिस कारण यहाँ पर लड़ाकू विमान का जो प्रशिक्षण होता है वो कि है सैन्य प्रशिक्षण, परमाणु परीक्षण, ये सब किए जाते हैं यहाँ पे। ये रही आपकी थार मरुस्थल के बारे में थोड़ी सी चर्चा। अब आइए हम देखते हैं क्या, मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार, थार मरुस्थल से आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, केवल विस्तार के बारे में पूछा सकता, तो मैंने विस्तार आपको बता दिया, आप नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, मेवाड़ का पठार जब आप देखेंगे तो यह पठार राजस्थान में दक्षिण पूर्व में स्थित है। मैंने आपको ये बताया है, दक्षिण पूर्व में स्थित है मेवाड़ का पठार। ठीक है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है मेवाड़ का पठार। तो मेवाड़ का पठार आप देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार, पहले तो मैं राजस्थान का मैप बनाता हूँ पहले। तो राजस्थान का जब हम मैप बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार राजस्थान का मैप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका राजस्थान का मैप मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आप देखेंगे तो राजस्थान का मैप ये ऐसे है। ठीक है, ये आपका राजस्थान का मैप हो गया। ठीक है, तो आपको जब मेवाड़ के पठार के बारे में आप चर्चा करेंगे तो आपको ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए ये दक्षिण पूर्व की स्थिति, दक्षिण, हाँ हेलो, चलिए शायद आवाज़ में कुछ दिक्कत आ रही थी। तो मेवाड़ का पठार दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये मैंने दक्षिण पूर्व को आपकी स्थिति बना दी, राजस्थान है ये आपका। ये है आपका मेवाड़। ठीक है, तो ये आपके लिए मेवाड़ के पठार की जानकारी रही। अब आपसे एग्ज़ाम में कभी मेवाड़ के पठार के बारे में पूछा जाए तो आप वहाँ गलत नहीं करेंगे। बाकी आपको मैंने अरावली पहले ही बता दिया है। आइए मेवाड़ के पठार के बारे में जो भी अच्छी जानकारी है हमारे लिए पेपर की दृष्टि से वो हम नोट कर लेते हैं।
तो जब आप मेवाड़ के पठार की बात करेंगे तो यहाँ पे पठार राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ये मैंने बता दिया है। और यहाँ पे उदयपुर या चित्तौड़गढ़ राज्य स्थित था। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको कई बार वहाँ पर आप उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बारे में पढ़ेंगे, तो ये आप याद रखिएगा, वहाँ भी आपको काम देगा। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ ये यहीं पर स्थित है, मेवाड़ के पठार में, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इसका विस्तार आज की राजस्थान को अगर आप देखेंगे तो आपको उदयपुर में देखने को मिलेगा, उसके साथ भीलवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़ जनपदों में देखने को मिलेगा। इसे प्लेस ऑफ ब्रेवरी भी कहा जाता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, प्लेस ऑफ ब्रेवरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक से एक वीर राजाओं को जन्म दिया इस भूमि ने, तो इसलिए हम इसे प्लेस ऑफ ब्रेवरी भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है आपका वो भी यहीं स्थित है, इसी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये रही जानकारी मेवाड़ के पठार के बारे में। आइए देखते हैं मालवा का पठार। चलिए, मालवा का जो पठार है यह मलय जनजाति है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है क्या? मालवा का पठार, ठीक है। तो मालवा का पठार आप याद रखेंगे कि नाम क्यों रखा गया है, तो यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है मलय। मलय जनजाति के आधार पर इसका नामकरण किया गया मालवा के पठार के रूप में। इंडिया के मैप में आप देखेंगे तो आइए मैं इंडिया के मैप में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इंडिया के मैप में आप देखेंगे तो लगभग ये स्थिति मालवा के पठार की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये लगभग ये स्थिति मालवा के पठार की है। चलिए आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो हम पढ़ लेते हैं और आप उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मलय जनजाति के नाम पर इसका नामकरण हुआ है और यह प्राचीन काल से ही संपन्न क्षेत्र माना जाता रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तो आपको गुप्त, मौर्य, परमार वंशों का शासन मिलेगा। प्राचीन काल में इतिहास में आप पढ़ेंगे गुप्त वंशों का, मौर्य का, परमार का यहाँ पे शासन था। और यह जो है ऐतिहासिक काल में वास्तुकला और मूर्तिकला का केंद्र भी था, ठीक है। इसका जो निर्माण हुआ है मालवा क्षेत्र का, यह लावा जनित प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पे चट्टानों के रूप में आपको आर्कियन क्रम की ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें मिलती हैं। ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन सी चट्टानें मिलती हैं, तो आर्कियन क्रम की। वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा, स्लो कर लीजिएगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखते जाइएगा आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट जानकारी मैं लिख देता हूँ। आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलेंगी, कौन सी? ग्रेनाइट व नीस, ग्रेनाइट व नीस चट्टानें मिलती हैं, चट्टानें मिलती हैं। निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी प्रक्रियाओं द्वारा निर्माण हुआ है, ये भी आप नोट करेंगे। ज्वालामुखी प्रक्रियाओं द्वारा निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी प्रक्रियाओं द्वारा निर्माण हुआ है, आर्कियन क्रम की यहाँ पे ग्रेनाइट व नीस की चट्टानें मिलती हैं। इन्हीं चट्टानों का जो विखंडन हुआ है, इन्हीं चट्टानों के विखंडन के पश्चात जो है आपको काली मृदा प्राप्त होती है, ठीक है। जिसको हम काली मृदा भी कहते हैं, रेगुर भी कहते हैं, लावा मृदा भी कहते हैं, और बाकी हम इनके कई सारे नाम हैं जो हम मृदा में पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ याद रखिए कि ग्रेनाइट व नीस चट्टानें मिलती हैं और इन्हीं के विखंडन से जो ये आपको हैं, चलिए मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये चट्टानें हैं, इनका विखंडन होगा तो इनके विखंडन से क्या प्राप्त होगी आपको? काली मृदा प्राप्त होगी, काली कपासी मृदा, ठीक। कपास के लिए बहुत उत्तम होती है ये, ठीक है। दलहन फसलें जो होती हैं उनके लिए काफ़ी उत्तम होती है ये, ठीक। तो ये आपको बता दिया। विस्तार कहाँ पे है, तो विस्तार के बारे में देख लीजिए आप। विस्तार आपको कहाँ मिलेगा, तो विस्तार आपको मिलेगा एमपी में, ठीक है, एमपी में। और ख़ासकर अगर देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये हो गया आपका विस्तार इसका। मालवा के पठार से आप कई सारी नदियाँ निकलती हैं, इसलिए इसको नदियों का मायका भी कहा जाता है।
कौन सी नदियाँ हैं? चंबल आपको मिलेगी यहाँ से, काफ़ी फेमस नदी है। अभी चंबल के बारे में आप फिर से पढ़ेंगे एक बार अपवाह तंत्र में। चंबल हो गई, काली, ठीक, सिंध, सिंधु नहीं सिंध, मात्रा नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। केन, ये नदियाँ मालवा के पठार से निकलती हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो इसमें से नदियाँ निकलती हैं वो यमुना में मिल जाती हैं जाके, यमुना की सहायक नदियाँ हैं। मालवा को नदियों का मायका कहा जाता है, मैंने आपको अभी भी बताया है, ठीक है। और ये चंबल नदी के बारे में एक चीज़ और फेमस है कि जो मालवा का क्षेत्र है यहाँ पर यह अत्यधिक अपर्दन करती है, ठीक है। अपर्दन के फलस्वरूप यहाँ पे उत्खात भूमि का निर्माण हुआ है, उत्खात और उत्खात या बीहड़, ठीक है। और चंबल की जो घाटी रही इसे डाकुओं की घाटी भी कहा जाता है, आपने जानते ही होंगे इसके बारे में आप। तो ये रहा आपका मालवा का पठार, ठीक है। अब मालवा के पठार से हम आगे बढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। तो आइए कुछ बातें इसके बारे में जान लेते हैं। इसका विस्तार थोड़ा बहुत हमारे उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है, बुंदेलखंड का पठार। तो जो ये है यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में विस्तारित है। ये आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है, इसमें विस्तारित है। जैसे कि आपके जो जनपद हैं, चित्रकूट हो गया, प्रयागराज हो गया, बांदा हो गया, महोबा हो गया, इधर आप और आगे बढ़ेंगे तो प्रयागराज के आसपास मिर्ज़ापुर हो गया। ये क्षेत्र जो ज़्यादातर इसका विस्तार जो है इन क्षेत्रों में आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी ग्रेस और ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें मिलती हैं। वर्षा काफ़ी कम होती है जिसके कारण कृषि जो है, कृषि का कार्य प्रभावित रहता है। बुंदेलखंड का पठार है ये। इसके विस्तार के बारे में आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में इसका विस्तार है। मैप के माध्यम से आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। वहाँ से आप जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज़िले हैं उनको देख कर नोट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए जानकारी थी बुंदेलखंड के पठार के बारे में। आइए आगे चलते हैं, बघेलखंड का पठार देखते हैं। छोटे छोटे हैं लेकिन कभी कभार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ ताकि कभी आपके सामने आए तो आपको नया न लगे। बघेलखंड वैसे आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड के पठार के आपके बारे में बात करेंगे तो यह मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में, ठीक है। ये हो गया बघेलखंड का पठार, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ज़्यादातर आपको बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और कोयले के खनिज क्षेत्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए कहाँ पे देखें, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है और यहाँ पर बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जो आपका उत्तर प्रदेश का आप सोनभद्र देखते हैं वो भी काफ़ी हद तक इसी क्षेत्र के अंतर्गत गणना इसकी की जाएगी। चूना पत्थर व कोयला के खनिज क्षेत्र पाए जाते हैं। पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो आपको इसके खनिजों के बारे में जानकारी रही, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है मैंने आपको बताया सोनभद्र है, थोड़ा बहुत आपका प्रयागराज का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर और वाइट टाइगर पाए जाते हैं, ये कहाँ इंपॉर्टेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वाइट टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है। वाइट टाइगर पाए जाते हैं, ये आप लिख लीजिएगा, वाइट टाइगर पाए जाते हैं। और इसको हम लोग कभी कभार भंडेर खंड का पठार भी कह देते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक बार चित्र के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, तो सारे पठारों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको मैं जो मैंने आपको बताया उन्हीं के बारे में मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। चलिए ये मैंने बना दिया आपका उत्तर प्रदेश,
आप भी अपनी कॉपी में मैप जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि मैप के माध्यम से समझना बहुत आसान हो जाता है किसी भी चीज़ को। ठीक है, ये आपके लिए उत्तर प्रदेश हो गया। आइए आगे चलते हैं हम देखेंगे अब। ये आप अपने मन से सोचिए कि क्या है ये। ये रहा आपका एमपी। ठीक है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है एमपी का। ये इधर आपका रहा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। और ये आपका हो गया क्या, राजस्थान का क्षेत्र। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके लिए। और इसमें हम देखते हैं कि पठार की स्थिति क्या है। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ के बाद, अब इसके बाद आप कभी जो है नहीं भूलेंगे। ये तो आप, चलिए मैं पेन भी चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। बुंदेलखंड, आपने झांसी की रानी के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो झांसी के उसमें बुंदेलहर बोलो तो वही बुंदेलखंड है ये। बुंदेलखंड का पठार, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये बुंदेलखंड का पठार हो गया, वही बुंदेलखंड है। ये आपका यहाँ पे हो गया मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार। ठीक, ये क्षेत्र आपका हो गया मेवाड़ का पठार। ठीक है, ये आपका मालवा का क्षेत्र हो गया। रुकिए थोड़ा सा, सॉरी, मालवा का पठार का क्षेत्र आप इधर देखेंगे थोड़ा, ये आपका मालवा का पठार हो गया। और ये आपका यहाँ पर मेवाड़ का पठार हो गया। और ये आपका जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये पूरा क्षेत्र ये बुंदेलखंड का पठार हो गया। देख रहे हैं ना आप, ये वाला पठार आपका कौन सा है, मेवाड़ का पठार है। ये जो मैंने ग्रीन कलर से कर दिया आपका, ये मालवा का पठार है। और अब आपके लिए बचता है ये क्षेत्र जो है, ये बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, और अब मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में कभी भी नहीं भूलेंगे इसके बारे में। और ये आपका जो अभी हमने पढ़ा बघेलखंड, तो वो यहाँ पर बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये रहा आपका बघेलखंड का पठार का क्षेत्र। कुछ क्षेत्र यहाँ से लेकर ये क्षेत्र और ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, ये आपका बघेलखंड पठार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये अब आप भविष्य में कभी, उम्मीद है हमें, नहीं भूलेंगे। ये मैंने आपको चित्र के माध्यम से मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड के पठार के बारे में बता दिया। चलिए अब जल्दी से हम चलते हैं आगे। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। जब हम चर्चा करेंगे विंध्याचल पर्वत की, तो विंध्याचल पर्वत की स्थिति कहाँ पर है, शायद आप लोगों को पता होगा, आपने मैप में देख रखा। तो जब आप विंध्याचल पर्वत के बारे में देखेंगे, देखिए ज्योग्राफी जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को अगर सही से पढ़ना है तो आपको हर बार मैप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसीलिए इस विषय में टाइम बहुत लगता है पढ़ने में। वैसे तो आप पढ़ने को, तो आप अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी जल्दी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप मैप के माध्यम से पढ़ते हैं तो इसमें बहुत टाइम लगता है। ये आपका विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, कौन सा पर्वत, विंध्याचल पर्वत। ये रहा आपका विंध्याचल पर्वत। ठीक है, तो इसके दक्षिण में जो है आपको कौन सी नदी मिलेगी, नर्मदा नदी मिलेगी। ठीक है, नर्मदा नदी आपको इसके दक्षिण में बहती हुई मिलेगी। इस प्रकार कुछ नर्मदा नदी बहती हुई आपको मिलेगी। ये तो रहा आपका विंध्याचल पर्वत। ठीक है, नर्मदा नदी इसके दक्षिण में है। उत्तर में अभी आपने पढ़ा है मालवा का पठार है, बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार स्थित है। इसके पूर्व में आप देखेंगे तो क्या आपको मिलेगा, दंडगारे का पठार, वो अभी आप आगे चलकर पढ़ेंगे।
पूर्व में इसके आपको दंडकारय का पठार का क्षेत्र मिलेगा, कुछ यहाँ पे दंडकारय का पठार मिलेगा। उसके बारे में चर्चा अभी आने वाले वीडियोस में, आने वाले टाइम में ही करेंगे, कुछ देर बाद ही चर्चा होगी उसकी। और पश्चिम में अरावली पर्वत का विस्तार है, वो आपने देख रखा है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार स्थित एक पर्वत है जो कि सबसे पुराना पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में स्थित इस समय, चर्चा अभी हमने करी है। तो अरावली पर्वत का विस्तार है, ठीक है। और इसका जब आप बात करेंगे क्या नाम है विंध्याचल पर्वत की, तो इसका विस्तार आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा आपको इसका विस्तार, ठीक है। थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा और बिहार में भी। तो आपको याद रखना है गुजरात, मध्य प्रदेश, कुछ भाग उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लगभग इसकी जो लंबाई है वो 1086 किलोमीटर की है, ठीक है। यह पर्वत जो आपका है यह भी प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसका पौराणिक महत्व काफ़ी है, आप देखेंगे तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी इसकी चर्चा हुई है। रामायण में भी आपको चर्चा देखने को मिलती है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी आपको चर्चा देखने को मिलती है, ठीक है। इस पे अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक मैहर का मंदिर सतना में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाकालेश्वर उज्जैन, ठीक है, यहीं है। और यहाँ पे आपको एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है विंध्यवासिनी देवी का मंदिर, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रहे आपके यहाँ के इम्पोर्टेंट जो है टूरिस्ट प्लेस। और उसके साथ साथ यहाँ जो इसका पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है वह क्या है? सद्भावना, ठीक है। सर्वोच्च शिखर इसका क्या है? सद्भावना। इसको गुडविल भी कहते हैं, गुडविल। यह सर्वोच्च शिखर है विंध्याचल पर्वत का और जैव प्राकृतिक संसाधनों से काफ़ी रिच है ये, याद रखेंगे। जो मैंने आपको यहाँ पे वो बताए हैं पौराणिक ग्रंथों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो और इस पर्वत के बारे में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, इसे भारत का मध्य विभाजक भी माना जाता है। देखिए ये याद आ गया मुझे, भारत का मध्य विभाजक। जो हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात करते हैं तो हम इसे ही विभाजक मानते हैं, भारत का मध्य विभाजक माना जाता है। विस्तार कहाँ है आप लिख लीजिएगा, इसका जो पीक है सद्भावना, गुडविल, वो आप लिख लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विस्तार कहाँ कहाँ पे है ये इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो ये जानकारी आपकी रही विंध्याचल पर्वत के बारे में। तो और आगे देखते हैं, अब हमारा क्या कौन सा टॉपिक रह गया है, आइए देखते हैं। देखिए हमने अरावली पर्वत पढ़ लिया, हमने विंध्याचल पढ़ लिया, हमने थार पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ लिया? मालवा पढ़ लिया, हमने मेवाड़ पढ़ लिया हमने। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे बघेलखंड भी पढ़ लिया है। तो अब हमारा क्या केवल सतपुड़ा बच रहा है। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये क्यों रह जाए। जब हमने सब कुछ पढ़ा है तो सतपुड़ा भी पढ़ेंगे। सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो हमने आपको जो विंध्याचल बताया है ना, बस इसी से थोड़ा सा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। ये कुछ स्थिति सतपुड़ा पर्वत की है, नर्मदा नदी इन दोनों के बीच में बहती है। ये हो गया आपका क्या? सतपुड़ा, ठीक है। और सतपुड़ा पर्वत हो गया। और सतपुड़ा पर्वत के बाद चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मुझे कुछ और बताना है। तो ये तो आपका हो गया सतपुड़ा। और यहाँ पर एक, चलिए मैं पेन चेंज करके ही बनाता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा समझ में आए आपको। यहाँ पर एक नदी और बहती है, ठीक है। एक नदी यहाँ से और बहती है और यहाँ अरब सागर में गिरती है, जिसका नाम है क्या? ताप्ती, ठीक है, ताप्ती। और ये मैंने आपको पहले बताया था नर्मदा, ठीक। तो ये नर्मदा रिवर हो गई, ये ताप्ती रिवर हो गई। इन दोनों के बीच में जो स्थित है वह कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत स्थित है। ये आप नोट करेंगे, इसके बीच में स्थित है, नर्मदा व ताप्ती के मध्य, नर्मदा व ताप्ती के मध्य। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप जो है इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक करेंगे, बहुत बार पूछा गया है ये आपसे सतपुड़ा पर्वत के बारे में कि किन नदियों के मध्य में स्थित है। या फिर क्वेश्चन पूछा था नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित पर्वत का नाम बताइए।
विस्तार आप कहाँ है इसका विस्तार देखेंगे तो महाराष्ट्र में मिलेगा आपको, और इधर आप जब पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपको महाराष्ट्र से इसका छत्तीसगढ़ तक विस्तार देखने को मिलेगा। 3 श्रेणियाँ हैं इसकी, राजपीपला, मैकाल और महादेव। ठीक है, 3 श्रेणियों में विभाजित है ये, 3 श्रेणियों में विभाजित है। जब आप 3 श्रेणियों की बात करेंगे तो राजपीपला, ठीक, राजपीपला से आगे चलेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, महादेव, महादेव से आप आगे चलेंगे तो मैकाल। ठीक, मैकाल, जो आपका ये मैकाल है इसके शिखर के बारे में कई बार पूछा गया है, अमरकंटक, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सॉरी, अमरकंटक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसकी चोटी के बारे में पूछा जाए तो धूपगढ़। ठीक है, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अमरकंटक बहुत इंपॉर्टेंट है, अमरकंटक के बारे में याद होना चाहिए आपको। तो ये रही कुछ जानकारी आपकी केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में, थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। ये जो यहाँ पे हमने एक अमरकंटक शिखर पढ़ा है, यहीं से हम सोन नदी का उद्गम होता है, याद रखिएगा। हालांकि अभी अपवाह तंत्र में फिर से पढ़ेंगे आप, यहाँ पे सोन नदी का उद्गम होता है। तो ये तो रही आपकी केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में जानकारी। आइए अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और पूर्वी उच्च भूमि के बारे में क्या कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो भी यहीं पे देखते हैं। पूर्वी उच्च भूमि, ठीक है, पूर्वी उच्च भूमि के बारे में आप चलेंगे तो इसके 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 भाग देखेंगे आप तो मेघालय, मेघालय का पठार, ठीक, छोटा नागपुर का पठार, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। छोटा नागपुर का पठार, इसे भारत का रूर भी कहा जाता है, खनिज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। दंडकारे का पठार, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, दंडकारे का पठार। ठीक है, मैप में देखेंगे, अगर मैप में देखना चाहेंगे तो ऐसे कुछ इनकी स्थिति कुछ ऐसे है। मैप में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आपकी ये एक नदी बहती है जिसका नाम है महानदी, महानदी। इधर का जो क्षेत्र आपका है, ये क्षेत्र आपका किसका है? दंडकारे का है। ठीक है, आप इसके उत्तर में देखेंगे तो यहाँ का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। यहाँ पे आपको फिर ये पार्ट जो है, ये पार्ट, ये मालदा गैप, मालदा गैप, यहाँ पर कोई पठार नहीं पाया जाता है, ये बीच का खाली स्थान है। और यहाँ इधर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार, ये क्या है? तो ये आपको है मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। ये कभी यह जो है, जो आपके छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार, ये आपस में मिले हुए थे, लेकिन हिमालय की जो उत्पत्ति के दौरान ये भाग अलग हो गए और यहाँ पर मालदा गैप का निर्माण हो गया। बाद में नदियों ने इसे जो है, ये काफ़ी नीचा स्थान था, इसे अपने जो है निक्षेप की तरह पाट कर बराबर अब आज की स्थिति है उस स्थिति में ला दिया है। ठीक है, मेघालय के पठार के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, इसको आज फिनिश करेंगे, पूर्वी उच्च भूमि को फिनिश करने का प्रयास करेंगे हम। तो मेघालय पठार, ये जो है मैंने आपको बताया कि मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीप भूमि का भाग है, मैंने आपको बता ही दिया है। मालदा गैप द्वारा राजमहल पहाड़ियों से अलग होता है। ठीक है, राजमहल पहाड़ियों से अलग होता है, छोटा नागपुर क्षेत्र से अलग होता है मेघालय का पठार। किसके द्वारा? मालदा गैप के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भूमि का भाग है, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भूमि का भाग है जो मालदा गैप द्वारा राजमहल पहाड़ी से अलग होता है। ठीक है, अब मेघालय पर जो पठार, इसका सर्वोच्च शिखर क्या है? खासी पहाड़ी है। नोट करेंगे आप, मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर खासी पहाड़ी है। ये मैंने आपको मेघालय का जो है ये बता दिया है, यहाँ पे देखते रहिएगा इसको।
ये है मेघालय का पठार, ठीक है। इसके बारे में चर्चा हो रही है अभी। तो मेघालय पठार का सर्वोच्च जो शिखर है वो खासी पहाड़ी जो है, खासी पहाड़ी में स्थित है एक शिलांग, ठीक है, शिलांग शिखर है खासी पहाड़ी में स्थित। तो मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर खासी पहाड़ी में स्थित शिलांग शिखर है, ये आप याद रखिएगा। और मेघालय जो पठार है इसमें क्या चीज़, 3 श्रेणियाँ स्थित हैं, 3 श्रेणियाँ स्थित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, गारो, खासी और जयंतिया। ये जो क्रम है इसे भी आप ऐसे ही याद रखिए, पूर्व जो है पश्चिम से पूर्व हैं ये श्रेणियाँ, ठीक है, पश्चिम से पूर्व, ठीक। ये ठीक। तो ये पहली श्रेणी गारो, दूसरी खासी और तीसरी जयंतिया। आपसे ये पूछा गया है कि इनका जो नामकरण किया गया वो किस आधार पर किया गया है, तो ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं के नाम पर इनका नाम गारो, खासी और जयंतियाँ रखा गया, तीनों जनजातियाँ यहाँ पे हैं, ठीक है। और इसका एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना क्या है कि यहाँ पे जो आपका मानसूनी पवनें आती हैं, इसको यह तिब्बत की ओर जाने से रोकता है यह पठार। और यह पठार यहीं पे जो है मानसूनी पवनें फंस जाती हैं और यहाँ पे खूब वर्षा करती हैं, ठीक। तो यहाँ पे चेरापूंजी और मासिनराम 2 स्थान हैं जहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये इसी पठार में वो फंस जाती हैं मानसूनी हवाएं और खूब वर्षा यहाँ पर करती हैं। और यहीं पर मेघालय में ही आपका नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, इम्पॉर्टेंट है, नोट करिएगा। आप समझ सकते हैं कि जैव विविधता की जो है दृष्टि से कितना ज़्यादा जो है ये क्षेत्र इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए इसमें मेघालय के पठार के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो मैंने आपको बताया। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका यहाँ पे है ये गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, इनका क्रम है और इनका नामकरण कैसे किया गया ये है आपके लिए, ठीक है। और एक दूसरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वह राजमहल पहाड़ियों से अलग कैसे होते हैं, तो मालदा गैप के द्वारा अलग होते हैं, ये यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छोटा नागपुर पठार की। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार के बारे में जब देखेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है झारखंड में। मैंने आपको देखिए मैप में बताया है अभी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। मेनली राजस्थान नहीं, झारखंड मेनली जो है झारखंड में है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में विस्तार इसका है, ठीक है। इसके 3 भाग हैं, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। 3 भाग में इसको बांटा गया है, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार। उतना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसलिए आप छोटा नागपुर का पठार ही याद रखिए। इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है, पारसनाथ है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो याद रखेंगे। सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर क्या है, पारसनाथ। नामकरण किया गया जो आपके 23वें जैन तीर्थंकर थे उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। यह खनिज की दृष्टि से अत्यधिक रिच है, ठीक है, अत्यधिक समृद्ध खनिज भंडार पाए जाते हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको भारत का रूर भी कहा जाता है। वैसे जो रूर प्लेस है वो जर्मनी में स्थित है और बहुत ज़्यादा है, वो भी रिच है अयस्कों की खनिज की दृष्टि से, इसलिए उसी से तुलना करते हुए हमने इसको भारत का रूर कहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और नदियाँ यहाँ पे आप देखेंगे तो दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्रह्मणी और वैतरणी, इन नदियों का उद्गम इसी छोटा नागपुर के पठार से होता है। फिर से एक बार सुनिएगा, दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी और वैतरणी, इन नदियों का जो उद्गम स्थान है छोटा नागपुर का पठार है। इसका जो सर्वोच्च शिखर है पारसनाथ है, नामकरण 23वें जैन तीर्थंकर के नाम के आधार पर किया गया है। और इसके 3 भाग हैं, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार। आपके लिए हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप कहीं पर नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं दंडकारे का पठार, जो मैंने आपको मैप में दिखाया है, दंडकारे का पठार। दंडकारे का पठार मोस्टली इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा क्षेत्र में, ठीक है। दंडकारे वन है, हमारे कई शास्त्रों में इसका कई बार जो है चर्चा की गई है। पहले जो दंडकारे इसका क्षेत्र जो है, जब किसी को श्राप वगैरह दिया जाता था, सजा मिलती थी, ये वन का क्षेत्र था, यहाँ पे उसे भेज दिया जाता था। यह काफ़ी दुर्गम क्षेत्र था उस समय, तो ये दंडकारे का क्षेत्र है जहाँ पर आज उड़ीसा स्थित है, ठीक है।
तो दंडकारण्य क्षेत्र का विस्तार जो है, महानदी आपने देखा, मैंने आपको बताया महानदी है ये, और यहाँ पे एक नदी है हमारी गोदावरी, तो इन दोनों नदियों के बीच में स्थित है। आप नोट करिएगा, दंडकारण्य का क्षेत्र जो है महानदी और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। ठीक है। और ये यहाँ पे इसका जो काला हांडी का पठार, इसका एक भाग है, उड़ीसा में स्थित है। इसका विस्तार जो आप देखेंगे वो कहाँ है, छत्तीसगढ़। इसका विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ भाग इसका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है। बस्तर का पठार और काला हांडी का पठार इसी के अंग हैं, लिख लीजिए। फिर से बोल देता हूँ मैं, दंडकारण्य क्षेत्र का जो है जो विस्तार है वह महानदी और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। इसका जो विस्तार है वो आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ कुछ भाग आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। बस्तर का जो पठार है और काला हांडी का जो पठार है वह दोनों ही दंडकारण्य के पठार के भाग हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो ये कुछ भाग रहा आपका, कुछ जानकारी दंडकारण्य के पठार के बारे में रही। तो हमने अब क्या क्या पढ़ लिया, आइए देखते हैं। चलिए, ठीक है, केंद्रीय उच्च भूमि हमने पढ़ ली, पूर्वी उच्च भूमि हमने पढ़ ली। चलिए अब हम दक्कन उच्च भूमि की तरफ बढ़ते हैं। दक्कन उच्च भूमि के बारे में चर्चा हम आज करेंगे। उसके बाद बाकी जो आपके घाट और दक्षिणी उच्च भूमि होंगे, इनके बारे में चर्चा अगले वीडियो में होगी। आइए हम दक्कन उच्च भूमि को इस वीडियो में सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रकार जैसे हमने अभी तक आपको बताया है मैप के माध्यम से, उसी प्रकार मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूँ। दक्कन का पठार। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और हम लोगों को कुछ और अच्छा करने का जो एक ऊर्जा मिलती रहती है। तो इसलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है। तो दक्कन उच्च भूमि के बारे में जब आप देखेंगे तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, आपको पता है कि ये लावा जनित प्रक्रियाओं से इसका निर्माण हुआ है। लावा जनित प्रक्रियाओं से निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी, आग्नेय चट्टानें मिलेंगी। ठीक है। और रेगुर मिट्टी मिलेगी, रेगुर मिट्टी मिलेगी और आग्नेय चट्टानों का विस्तार यहाँ पर पाया जाएगा। और प्राचीन काल से ही जो है यहाँ पे नकदी फसलों का उत्पादन होता रहा है, जैसे कपास हो गया, मसूर है, गन्ना है, इन चीज़ों का जो है उत्पादन यहाँ पर होता रहा है। ठीक है। और देखेंगे आप इसका विस्तार देखेंगे तो ताप्ती नदी के अभी तक ताप्ती नदी आपने देखी थी, ताप्ती नदी के बारे में चर्चा किया था हमने। तो ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में यह फैला हुआ है। ठीक है। ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे तो सतपुड़ा मिलेगा आपको, विंध्याचल पर्वत है, महादेव तथा मकालू। और पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमाएं बनाते हैं। ठीक है। ये आपका दक्कन का पठार है। चलिए मैप में एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है, ये आपका यहीं पे बना देता हूँ मैं। देखिए, ये आपका हो गया इधर पूर्वी घाट। ठीक है, कुछ इस प्रकार पूर्वी घाट फैला हुआ है। और यहाँ पे अगर ये ये पश्चिमी घाट था, माफ़ करिएगा, पश्चिमी घाट है। और ये इधर पूर्वी घाट पर्वत फैले हुए हैं, इस तरह खंडों में विभक्त हो गए हैं। ये नदियों ने जो है अपने वेग से इन्हें काट छाँट दिया है। तो जो आपका ये भाग है, यहाँ पे त्रिभुजाकार भाग जो आपका बचता है, दूसरा कलर यूज़ करते हैं। ये आप त्रिभुजाकार भाग देख रहे हैं, जो ये आपका त्रिभुजाकार भाग है, ये आपका क्या है, ये दक्कन की उच्च भूमि है। ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा आपसे इस समय कर रहे हैं, तो इसको आप, इस फिगर को आप माइंड में रखिएगा। उसके बाद जो मैं आपको बताने के प्रयास कर रहा हूँ उसके बारे में सुनते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। तो यह पठार ताप्ती नदी के दक्षिण में स्थित है, आपने देखा है, त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में, मैप में देखिए आप, उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा है, विंध्याचल है। ठीक है, सतपुड़ा है, विंध्याचल है। पूर्व की बात करेंगे तो पूर्वी घाट और पश्चिम की करेंगे तो पश्चिमी घाट स्थित है। ठीक है। इस पठार का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है, लावा से हुआ है, नोट करते जाइएगा। लावा से निर्माण हुआ है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वह कितनी है, 600 मीटर है। औसत ऊंचाई 600 मीटर है। ठीक है, नोट कर दूं मैं क्या, चलिए मैं नोट कर देता हूँ। औसत ऊंचाई 600 मीटर है।
यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ एक बार, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कभी आपको दोबारा इन पठारों के बारे में पढ़ना ना पड़े। आप एक बार में आपकी इतनी अच्छी समझ में आ जाए कि भविष्य में आपको कभी इधर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप वो सही करें। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पे आपकी कौन सी नदी बहती है? इधर ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, ताप्ती नदी बहती है। तो और इसकी औसत ऊंचाई है वह 600 मीटर है। यह जो पठार है यह दक्षिण की तरफ आप देखेंगे तो 1000 मीटर ऊंचा है। दक्षिण की तरफ इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो इसकी ऊंचाई कम होती जाएगी। ठीक है, दक्षिण की तरफ इधर की चर्चा करेंगे आप दक्षिण की तरफ की, तो इधर ऊंचाई ज़्यादा है थोड़ा, और उत्तर की तरफ ऊंचाई इसकी कम होती जाती है। दक्षिण की तरफ इसकी ऊंचाई 1000 मीटर है, और जैसे जैसे आप उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर हो जाती है। इसका क्षेत्रफल आप देखेंगे तो लगभग इतना है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, और इसका जो ढलान है, ढलान किधर है? ढलान आपका पश्चिम से पूर्व की ओर है। आपको चेक करना है किधर ढलान, तो आप चेक कर सकते हैं। आप देखिए आपकी क्या है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जितनी भी नदियां हैं ये पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं एक बार बोल देता हूँ क्या नोट करना है आपको। तो यह पठार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। इसके उत्तर में सतपुड़ा और विंध्याचल, पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट सीमाएं बनाते हैं। ठीक है, यह पठार मुख्यतः लावा निर्मित है। यहाँ पर रेगुर मृदा का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। दक्षिण की ओर यह पठार 1000 मीटर, जबकि उत्तर की ओर इसकी ऊंचाई केवल 500 मीटर है। इस पठार का क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियाँ इसी कारण पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं, नदियों ने जो है अपनी घाटियां जो हैं उनको काट काट कर काफ़ी गहरा कर दिया है, और जो पठार हैं इनका छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया है। तो छोटे छोटे भागों में जो विभाजित किया है वो भाग कौन से हैं? जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र का पठार। ठीक है, महाराष्ट्र का पठार, इसको दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, नोट करिएगा। इन नदियों ने अपनी घाटी को काफ़ी गहरा कर दिया है और दक्कन के पठार को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया है। ये भाग कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र का पठार, या इसे ही हम कहते हैं दक्कन ट्रैप। ठीक है, महाराष्ट्र का पठार या दक्कन ट्रैप हो गया। आंध्रा का पठार, ठीक है, आंध्रा का पठार ब्रैकेट में लिखिएगा। इसके 2 भाग हैं, तेलंगाना तथा रायलसीमा का पठार। आंध्रा का पठार के 2 भाग हैं, तेलंगाना तथा रायलसीमा का पठार, ये ब्रैकेट में कर लीजिएगा। इसके बाद कर्नाटक का पठार। ठीक है, कर्नाटक का पठार आप फिर से ब्रैकेट बनाइएगा, ब्रैकेट ओपन करिए। कर्नाटक के पठार के भाग हैं, उत्तर कर्नाटक का पठार, उत्तर कर्नाटक का पठार, मध्य कर्नाटक का पठार और दक्षिण कर्नाटक का पठार। ठीक है, उत्तर कर्नाटक का पठार, मध्य कर्नाटक पठार और दक्षिण कर्नाटक पठार, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप बंद करिएगा। आगे चलेंगे तो ये हो गया आपके भाग, महाराष्ट्र का पठार हो गया, आंध्रा का पठार हो गया, कर्नाटक का पठार हो गया, ये इसके भाग हो गए। तो इसमें से जो महाराष्ट्र का पठार है वह लावा निर्मित है। महाराष्ट्र का पठार जैसे कि लावा निर्मित है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, उत्तर में तापी नदी तथा दक्षिण में गोदावरी नदी के बीच जो स्थित है वह जो पठार है वह कौन सा पठार है? महाराष्ट्र का पठार है। तो ये जानकारी रही आपके बारे में। दक्कन के पठार के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। इसी में एक लाइन आप नोट करेंगे कि जो ये पहाड़ियाँ हैं आपकी, नोट करिए, सतमाला पॉइंट के रूप में नोट कर लीजिए। सतमाला पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी और बालाघाट पहाड़ी जो हैं यह आपकी महाराष्ट्र के पठार में स्थित हैं। दक्कन ट्रैप या महाराष्ट्र के पठार में ही स्थित हैं। ठीक है, ये आप एक पॉइंट बना के नोट कर लीजिएगा। चलिए, और
ये आपके लिए जो दक्कन का पठार से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपको बता दी गई यहाँ से। तो यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्षेत्र से जो पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पे सभी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, और इस क्षेत्र से कोई भी इम्पोर्टेंट अब कुछ रह नहीं जाता है जो कि बाकी रह जाए। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो आपके 2 पार्ट बच गए हैं वो अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि अभी तक हमने आपको कर्नाटक में उत्तर कर्नाटक, मध्य कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये आपका जो है ऊर्ध्वाधर विभाजन था। और एक चीज़, एक लाइन और नोट करिएगा कि कर्नाटक पठार को क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर कर्नाटक पठार को क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर मल्लाड व मैदानी क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कर्नाटक पठार को क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जो उच्च भूमि है उसे हम क्या बोलते हैं, मल्लाड, और जो निम्न भूमि है उसे मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। ये एक चीज़ और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला एक पॉइंट और नोट करिएगा, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि कर्नाटक का पठार खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चित्रदुर्ग, बाबा बुदन, चिकमंगलूर, कुद्रेमुख, बेल्लारी व धारवाड़। फिर से सुनिएगा एक बार, बाबा बुदन, चिकमंगलूर, कुद्रेमुख, बेल्लारी, धारवाड़, चित्रदुर्ग आदि क्षेत्र खनिज भंडारण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये आप एक पॉइंट और बढ़ा लीजिएगा। कर्नाटक पठार के लिए जो इम्पोर्टेंट थी वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर नोट करा दी। और कर्नाटक के पठार में ये एक चीज़ और इम्पोर्टेंट रह जाती है, वो भी आप यहाँ पे अगला पॉइंट डाल के नोट करिएगा कि कर्नाटक पठार में विभिन्न नदियाँ जैसे कि शरावती, भीमा, कावेरी तथा कृष्णा का उद्गम स्थल है। कर्नाटक पठार पर विभिन्न नदियों शरावती, भीमा, कावेरी तथा कृष्णा का उद्गम स्थल है। और यहाँ पे जो एक नदी बहती है शरावती नदी पर एक जलप्रपात स्थित है, जोग गरसोप्पा, ये नोट कर लीजिए। शरावती नदी पर जलप्रपात जोग गरसोप्पा स्थित है। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब आपको पढ़ने के लिए जो बच रहा है वो आपका दक्षिण उच्च भूमि बच रही है, जिसमें हम नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, कार्डमम पर्वत के बारे में चर्चा करेंगे और आपको पूर्वी घाट के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। उसके साथ पश्चिमी घाट के बारे में आपको हम बताएंगे और इसके साथ साथ हम यहाँ पे दर्रे भी आपको बताएंगे। जो पश्चिमी घाट के कुछ दर्रे रह गए थे वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। इसके साथ हम आपको द्वीप समूहों के बारे में चर्चा करेंगे और जो पूर्वी तट के कुछ तट हैं, उत्कल तट हो गया, उत्तरी सरकार तट, रायलसीमा तट, कोरोमंडल, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और पश्चिमी तट पे जो भी मैदान हैं उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उसके साथ जो आपके द्वीप समूह हैं, अंडमान द्वीप समूह और इसके अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, उसके साथ साथ कुछ अन्य द्वीप भी हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी का हम अगले वीडियो में समाहित करके आपका जो ये टॉपिक है ये ख़त्म करने का प्रयास हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।